नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने जाना नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। इसमें एक दी गई थी कहानी, उदाहरण के स्वरूप लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो दी थी, उस कहानी को जाना और उस कहानी के माध्यम से थोड़ी इस थ्योरी को भी समझने की कोशिश की। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, बिना किसी सिद्धांत को पूरा पढ़े हुए हम नहीं समझ पाएंगे और ये परीक्षा इसी प्रकार की है, इसमें अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग का है, उसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण है, किस प्रकार का सिद्धांत है। इस वीडियो में आपको समस्त जानकारियाँ मिल जाएँगी। इसके बाद में आपको किसी भी तरह से ये लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चे का विकास जो होता है, उसमें नैतिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नैतिकता के हिसाब से बच्चा व्यवहार करता है और बच्चे की नैतिकता अपने आप में एक अलग होती है। उसी हिसाब से बच्चे का विकास होता है, जिस हिसाब से नैतिकता चलती है और जिस हिसाब से नैतिकता चलती है, उसी हिसाब से विकास चलता है। ये कहना चाह रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, ध्यान रखिए। अब इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया है नैतिकता को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये जो नैतिकता है, आपकी नैतिकता ही सबसे बड़ी इसमें महत्वशाली चीज़ है। नैतिकता को ही समझाया गया है। ये स्टेज सिद्धांत के नहीं है, जो स्टेज और लेवल वगैरह आपके सारे हैं, वो नैतिकता के हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग रहने वाले कहाँ के थे? ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है, अमेरिका के रहने वाले थे। आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें दी गई है, उनको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको हिंदी में कुछ चीज़ें भूल जाएँगे, इसलिए अंग्रेजी में आप समझें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है? आगे देखिए, नैतिकता का सिद्धांत, इसके नाम एक बार और देख लीजिए। नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता सिद्धांत भी कहा जाता है और इसमें महत्व किसको दिया गया है? आपकी जो नैतिकता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है? हमें पढ़ना इसमें नैतिकता को, यही मान लीजिए लॉरेंस कोहलबर्ग को नहीं, नैतिकता को पढ़ना है। किसके हिसाब से? लॉरेंस कोहलबर्ग के हिसाब से बस। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए आगे। अब हमने नैतिकता देखी, तो नैतिकता जब इतना वो बता रहे हैं, तो नैतिकता की परिभाषा भी देंगे, लाज़मी बात है। ठीक है, तो नैतिकता की परिभाषा देखिए आप कोहलबर्ग के हिसाब से। कोहलबर्ग जी ने बताया कि नैतिकता क्या है? नैतिकता उनके हिसाब से ये एक ऐसा गुण है जो हमें सही और गलत का अंतर सिखाती है। नैतिकता सही और गलत का अंतर सिखाता है, ऐसा गुण है। सही को करने की प्रेरणा और गलत को छोड़ने की प्रेरणा को उत्सुक करता है। अर्थात कि गलत को गलत और सही को सही ठहराता है। जैसे कि अगर हम किसी को गाली बक रहे हैं, तो वो गलत है या सही है, वो डिसीजन करती है नैतिकता। क्राइटेरिया होता है, उसी के हिसाब से पता चलता है गलत क्या है, सही क्या है। तो वो क्राइटेरिया ही नैतिकता है। ठीक है? जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को ₹2 की है और हम उसको ₹4 में खरीद रहे हैं। खरीदने क्या, सामने वाला कह रहा है कि आप ₹4 में खरीदिए, तो हम क्या कहते हैं नैतिकता के हिसाब से, तो आपकी चीज़ ₹2 की है। तो वो चीज़ एक क्राइटेरिया है कि जो सही है। ठीक है? अब क्या है कि नैतिकता कहाँ से आती है? जन्मजात नहीं आती है, बाय बर्थ नहीं आती है। ये आपका, ये मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन कभी-कभार आ जाता है कि नैतिकता जन्मजात है या नहीं? या फिर नैतिकता किस प्रकार से प्राप्त होती है वगैरह। तो नैतिकता नॉट बाय बर्थ। ठीक है? आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए बिल्कुल। अब आगे देखिए कैसे प्राप्त होती है फिर नैतिकता। ये भी अपने आप में एक सवाल है। समाज से प्राप्त होती है और समयानुसार यानी उम्र के हिसाब से धीरे-धीरे अपने आप आ जाती है। तो वो उम्र के हिसाब से कब आती है? जब व्यक्ति समाज के बीच रहता है तब। परिस्थितियों के बीच भी जभी आता है जब व्यक्ति समाज में रहता है। इसमें आप ये मान लीजिए समाज महत्वपूर्ण है और जिसको सोसाइटी भी हम कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे अनुभव होता है, सीखता जाता है और सीखता क्या जाता है? नैतिकता। वो जैसे-जैसे देखता है वैसे-वैसे सीख जाता है। दुनिया में जो देखेंगे हम वही सीखेंगे। ठीक है? अब सिद्धांत को समझते हैं हम। ठीक है? क्या है सिद्धांत? देखिए,
नैतिकता में उन्होंने क्या कहा है? इस सिद्धांत में कोलबर्ग साहब ने स्पष्ट बात की है कि उपरोक्त प्रकार की नैतिकता, देखिए एक बार वापस देख लीजिए, उपरोक्त प्रकार की नैतिकता को ध्यान में रखकर ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सही बात है, नैतिकता की परिभाषा ऊपर जो दी है उसी परिभाषा के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया है कि भाई नैतिकता जो है उसको साबित किया जाए। ठीक है, विकास का सिद्धांत सिर्फ विकास का है, लेकिन ये नैतिकता को साबित करने के लिए है, यहाँ समझ लीजिए आप। तो नैतिकता साबित कैसे होती है, व्यक्ति में कहाँ नैतिकता आती है, कैसे आती है, जन्म कैसे होता है नैतिकता का, वो बात हम इस सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो देखिए, बच्चे में विकास धीरे धीरे होता है, सही बात है। नैतिकता का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे नैतिकता होती है, इसीलिए नैतिकता को विकास के साथ जोड़ा जाता है। नैतिकता जन्मजात नहीं होती, इस पॉइंट को आप बिल्कुल रट लीजिए, ये प्रश्न आ जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नैतिकता जन्मजात होती है अथवा नहीं, तो नैतिकता जन्मजात कभी नहीं होती। नैतिकता, तो फिर नैतिकता आई कहाँ से, कैसे? तो नैतिकता अपने आप आ जाती है या फिर नैतिकता सीखी जाती है। अगर कोई पूछ ले कि सीखी जाती है या अपने आप आती है, तो वैसे दोनों में नहीं पूछता है अथवा में, लेकिन अथवा पूछता है तो नैतिकता सीखी जाती है। अपने आप तो अनुभव के साथ में आ जाती है, समाज के साथ में। अहम चीज़ है समाज। व्यक्ति अकेला रहेगा तो कतई नैतिकता नहीं सीख पाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार की समाज होती है उसी प्रकार की नैतिकता होती है। पशुओं में भी अपनी नैतिकता होती है, इस बात का आप बिल्कुल स्मरण रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो अपना प्रयोग था, आप सबको पता है प्रयोग क्या था। हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी आपने देखी। हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बता दिया है। उस कहानी वाली वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें से कनेक्ट करके यहाँ देखिएगा। अब हिंज नाम की व्यक्ति थी, उसमें जो भी सारी कहानी थी, उस कहानी के बाद में इसमें दो तथ्य आते हैं हमारे सामने। एक होती है नैतिक दुविधा और एक होती है नैतिक तर्कणा। ये तथ्य है, ये तथ्य है जो नैतिकता में, ये मान लीजिए आपके स्टेज वो नहीं होकर के नैतिकता के स्टेज ये हैं। कहने का मतलब नैतिकता होती कैसे है, वो है आदमी के साथ में परिस्थिति कैसे चलती है, तब जाके नैतिकता हम समझ सकते हैं। वो है ये दो स्टेज। ठीक है, पहली देखते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को सही और गलत नहीं ठहरा पाता है, जब व्यक्ति किसी भी चीज को सही या गलत नहीं ठहरा पाता है, तब होती है नैतिक दुविधा। यानी कि हिंज नाम की कहानी थी, हम दूसरे उदाहरण में नहीं जा करके हिंज वाली कहानी में जाते हैं। हिंज की कहानी में क्या था कि उसकी पत्नी बीमार थी और उसे दवाई जो थी वो मिल नहीं रही थी, और दवाई मिल तो रही थी लेकिन वो दवाई सामने वाले व्यक्ति ने आविष्कार की थी और वो देना नहीं चाह रहा था। वो एक तरीके से उसकी सारी जीवन भर की मेहनत थी और वो अपने जीवन भर की मेहनत देना नहीं चाह रहा था। ठीक है, अब नैतिकता क्या है इसमें, एक तरफ से तो अपनी बीवी मर जाएगी और वो चोरी कर ले तो जेल में जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति जो है उसकी भी देखनी पड़ेगी कि सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। वो सारे जीवन भर की मेहनत की कमाई चोरी करवाएगा क्या, वो नहीं दे रहा है तो उसकी चोरी हो जाएगी, तो उस पर क्या बीतेगी। तो तीन तरह की परिस्थितियां बन गई हमारी। अब इसमें जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं हम, हिंज ने पहले पहले डिसीजन थोड़ी लिया, सबसे पहले हिंज ने डिसीजन नहीं लिया ना, तो ये नैतिक दुविधा हो गई हमारे सामने। जैसे कि हमारे सामने नैतिक दुविधा ऐसी हुई, एक बच्चा है छोटा, ये मान लीजिए आप, तो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। एक बच्चे ने पेंसिल चोरी कर ली, दूसरे ने दोपहर में लंच में उसका इरेजर चोरी कर लिया। आप देख रहे हैं, आप तीसरे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा कि सही है या गलत है, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप छोटे हैं तो। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हैं तो आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये इसने ऐसा किया तो इस ये भी ऐसा ही कर रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे कोई पूछेगा, जब टीचर पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ था, तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं, तो आप कहेंगे साहब इसने इसकी पेंसिल चोरी करी, तो इसने इसका इरेजर चोरी कर लिया। देन ये सही बात है सर, जबकि वो गलत हो, दोनों ही गलत है, लेकिन उसके हिसाब से सही है। तो ये चीज क्या है, आपने तर्क दे दिया, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। जब डिसीजन ले चुके हैं आप, पहले नहीं ले चुक रहे थे, तो जब डिसीजन ले चुके हैं तब हो जाती नैतिक तर्कना। तो जब हिंज डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तब की स्थिति जो थी, वो कंडीशन थी हमारी नैतिक दुविधा। देखिए नैतिक दुविधा क्या थी, जब व्यक्ति क्या है डिसीजन नहीं ले पाता है, कतई डिसीजन नहीं ले पाएगा व्यक्ति। देखिए दो महत्वपूर्ण बातें थी, एक का नाम था नैतिक दुविधा, ठीक है। अब दुविधा में क्या था, दुविधा एक विशेष परिस्थिति विशेष थी, इसमें आप ये कह सकते हैं वह परिस्थिति या स्थिति जब व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है। सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है ना, निर्णय नहीं ले पाएगा। भाई हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी आपने बारीकी से सुनी, ये कंडीशन तो हो गई आपकी, जिसका नाम है नैतिक दुविधा, ठीक है। इसको नैतिक दुविधा कहते हैं जब व्यक्ति सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब अगली चीज क्या थी, नैतिक तर्कण। अब भाई नैतिक दुविधा रही तो नैतिक दुविधा ही थोड़ी रहेगी हमेशा, व्यक्ति गलत या सही कुछ तो चुनाव करेगा। हिंज ने चुनाव क्या किया कि चाहे गलत हो या सही हो, मुझे तो अपनी पत्नी को बचाना है, उसके हिसाब से पत्नी को बचाना सही था। गलत क्या था, अगर वो चोरी नहीं करता, पत्नी मर जाती तो गलत था उसके हिसाब से। तो उसकी नैतिकता क्या कह रही थी कि पत्नी बच जाए। उधर मैंने आपको बच्चे वाला उदाहरण दिया, तो बच्चे के हिसाब से क्या था कि वो दोनों बराबर हो जाए आपस में चोरी करके। तो देखिए नैतिक तर्कना थी ये, तो उसने तर्क दिया ना भाई, उसका तर्क क्या था, तर्क ये था कि इसने जैसे इसको किया वैसे ही किया। अब उसका तर्क ये रहा कि बड़ी चीज परिवार है, बड़ी चीज सामने वाले की मजबूरी नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सामने वाले की मजबूरी नहीं है, हमारा परिवार जरूरी है, यानी हमें अपनों से प्यार ज्यादा है। तो वो तर्क ये था कि चाहे कुछ भी हो जमाना, मुझे अपने परिवार को बचाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप यूं लिख सकते हैं कि जब आता है, ये प्रश्न आता है नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा का, ठीक है। जब व्यक्ति क्या करता है भाई, सही को सही और गलत को गलत ठहरा देता है। ये तो सीधी परिभाषा है, सही को सही और गलत को गलत, तो अच्छा तर्क के हिसाब से नहीं। सही को सही और गलत को गलत, यानी सही गलत क्या है वो डिसीजन ले लेता है व्यक्ति। तय कर चुका होता है ना।
वह गलत को गलत ठहराता है ना, तब एक तर्क देता है। गलत को गलत क्या है, साबित करता है। वो खुद को कैसे सही साबित करेगा? व्यक्ति अपने हिसाब से सब सही करता है। चोर चोरी करते हैं तो वो भी सही होता है उनके हिसाब से। डकैत और गुंडे इत्यादि सब व्यक्ति होते हैं अपने हिसाब से सही होते हैं। गलत को गलत साबित करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए जो तर्क देता है, तैयार कर लेता है एक तर्क अपने आप में। तो क्या करता है, एक तर्क तैयार कर लेता है अपने आप में। अपने आप में एक तर्क तैयार कर लेता है। वह परिस्थिति या वह स्थिति। स्थिति का मतलब है कि जब तर्क तैयार हो जाता है तब वो स्थिति कहलाती है अपनी नैतिक तर्कणा। ठीक है, दोनों में कोई समस्या? इन दोनों चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो यूँ कह सकते हैं कि आपने ये पूरा चैप्टर समझ लिया। ठीक है, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा वाली बात, जब व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत तय कर लेता है। ठीक है, यानी कि अपने आप को जब व्यक्ति सही साबित कर देता है तब नैतिक तर्कणा हो जाती है। आप सीधी बात ये, कोई डिसीजन लेता है और वो अपने आप में सही होता है। और नैतिक दुविधा क्या होती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रयोग तो उन्होंने जो किया वो किया ही। ठीक है, नैतिकता के स्तर। मित्रों, आपका ध्यान चाहूंगा, यहाँ से आप बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर चल रहे हैं, ये मान लीजिए। परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी चीज है। अब आप एक बात ध्यान में रखिए कि 3 लेवल और स्टेज आप अंग्रेजी में समझते जाइए चीज़ों को, हिंदी में नहीं। और जो आपका ये नैतिक दुविधा थी उसको मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा का मतलब है कि बाधा, डिलेमा बाधा को कहते हैं, दुविधा। और मोरल रीजनिंग तर्कना, ये दोनों चीज़ें अंग्रेजी में शब्दावली आप याद रखिए, अंग्रेजी में ही आपको काम आएगी। क्योंकि हिंदी में जो चीज़ें हैं वो याद तो आपको हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर आप अर्थ ही नहीं समझ पाओगे इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आपने इतनी गहरी हिंदी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अंग्रेजी में तो जो चीज़ अंग्रेजी में रहती है वो रहती है। इनको क्या है, हम हमारी भाषा में कुछ और कहते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख रखा है किताब की भाषा में, इसीलिए आपको हिंदी में सिर्फ समझ लेना है, लेकिन नाम अंग्रेजी में याद रखने हैं। अब आप नैतिकता के स्तर ध्यान रखिए, सिद्धांत के स्तर नहीं है, विकास के स्तर नहीं है, नैतिकता के स्तर है। नैतिकता के स्तर बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। नैतिकता के कितने स्तर हैं और कितने स्तरों में कितनी स्टेज है, ध्यान रखिए। स्तर हमारे हैं 3। अवस्था, हिंदी में समझ लीजिए, अवस्था है 6, स्टेज है जिनको अवस्था कहते हैं, और लेवल है जिनको कहते हैं आप स्तर। ठीक है, स्तर 3, अवस्था 6, लेवल 3, स्टेज 6। ठीक है, आप इस बात को कतई लिख लीजिए अपने पास में। देखिए, स्तर, पहले स्तर का नाम है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। हिंदी को छोड़ दीजिए कतई, आप एक बार पढ़ लीजिए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष के बीच में जब बच्चा होता है तब इस प्रकार की नैतिकता होती है, और उस नैतिकता को हम कहते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अभी विकास इसीलिए बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास है वैसे वैसे आपको नैतिकता का विकास होते हुए बताएंगे, नैतिकता का परिवर्तन बताएंगे, नैतिकता का अर्थ बदल जाता है। मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति के नज़र में वो सही है,
तो अपने आप में वो कब सही होता है? बच्चे को आप छोटे बच्चे को इस समय को जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे को आप किसी आतंकवादी की कहानी सुना दोगे, तो वो फिर भी यही कहेगा कि वो तो गलत ही है। लेकिन आप 17-18 साल के बच्चे को सुनाइए, वो सोचेगा आतंकवादी भी अपने आप में सही होता है। इसीलिए नैतिकता होती है, वो नैतिकता सीख जाता है। तो अब एक मोस्ट प्रश्न है यहाँ पे, नोट डाउन करना चाहें तो कर लेंगे आप। नैतिकता शून्य होती है इस अवस्था में, ठीक है? इस स्तर में नैतिकता शून्य होती है, और यानी कि जीरो मोरलिटी। नैतिकता को मोरलिटी कहते हैं ना, तो जीरो मोरलिटी आपका ये सिद्धांत होता है। जीरो मोरलिटी का जो सिद्धांत है, वो आप जीरो मोरलिटी का स्तर कौन सा है? वो पहला वाला स्तर है जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो क्या है नैतिकता, कैसे निर्धारित होती है फिर? नैतिकता कहाँ से आती है? नैतिकता मतलब भाई गलत क्या है वो समझेगा कैसे? व्यक्ति में दिमाग है तो वो गलत सही तो समझेगा, ठीक है? तो वो गलत सही कब समझेगा और कैसे समझेगा? तो नैतिकता नहीं होती, लेकिन नैतिकता वो समझता कैसे है? दूसरे लोगों के मानक से। नैतिक तर्कणा अर्थात कि सही क्या है वो निर्धारित कौन करता है? नैतिक तर्कणा करती है सही क्या है निर्धारित, ठीक है? निर्धारण करने के बाद में तर्कणा आती है। तब नैतिक तर्कणा जब निर्धारित करती है, वो किसके हिसाब से करती है? दूसरे लोगों के हिसाब से। घर में जो देखता है बच्चा, परिवार में जो देखता है बच्चा, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक तो फैमिली और एक होता है स्कूल। इन दोनों को मिला करके आप कहते हैं सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी से ही यूँ मान लीजिए आप कि यहाँ पे नैतिकता आती है सोसाइटी से। अब इसके सामान्य मानकों को हमने समझा है अभी पहले स्तर के, यानी सामान्य बातें समझी हमने, नॉर्मल चीज़ समझी। अब इसको बाँट दिया है 2 अवस्थाओं में, 2 स्टेजेस में। कौन-कौन सी है? भाई नैतिकता निर्धारित तो करता है एक तो दूसरे के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ अपने हिसाब से तो निर्धारित करेगा ही करेगा। तो मतलब अपना विवेक कब लगाता है, कैसे लगाता है बच्चा, वो देखिए आप। ये क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखता, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आप यूँ मान लीजिए कि बच्चा काम कैसे करता है या फिर उसकी नैतिकता कैसे रहती है, तो वो क्या है, नैतिकता बनाए कब रखता है? सजा के डर से। जो उसको सिखाएंगे कि ये नैतिकता है, तो वो नैतिकता को बरकरार कब रखता है? कैसे रखता है? सजा के डर से, और दंड के डर से, सजा के डर से, और आज्ञा पालन के लिए। आज्ञा पालन का मतलब है कि वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं आज्ञाकारी हूँ, या फिर वो सीख चुका है कि ये चीज़ सही होती है, तो आज्ञा पालन करता रहता है। तो हिंज की कहानी में दंड को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो बड़ा है। अगर बच्चा होता है इंच की जगह पे, या फिर बच्चे को 4 से 10 साल के बच्चे को आप इंच की कहानी सुना के देखेंगे, तो बच्चा ये कहेगा कि हिंज ने गलत किया है, उसको जेल हो जानी है, तो वो नहीं करना चाहिए चोरी। समझ रहे हैं आप? हिंज ने गलत किया है, छोटे से बच्चे 4 से 10 साल के बच्चे के हिसाब से ये गलत किया है हिंज ने। लेकिन जब आगे स्टेज आप देखेंगे तो ये चीज़ें सही साबित हो जाती है। देखिए आप, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इसका अर्थ है इंस्ट्रूमेंटल रिलीविस्ट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है? यानी कि इसका नाम है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। जो उन्मुखता को कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, यानी कि उन्मुखता होता है कि जो अपने आप में निर्धारित की हुई चीज़ है, उसको उन्मुखता कहते हैं। तो आप हिंदी में छोड़ दीजिए, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल रिलीविस्ट
इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि अपने आप को निर्धारित करना। जैसे को तैसा वाली अवस्था इस स्तर में आप देखेंगे, इस स्टेज में आप देखेंगे। दूसरी वाली स्टेज में जैसे को तैसा कौन सी है? इंस्ट्रूमेंटल रिलीविज्म। ठीक है, जैसे को तैसे में क्या होता है कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है, और वो यही समझता है कि जैसा हमको किसी ने दिया है हम वैसा ही करें। ठीक है, अगर आप बच्चे को प्यार करोगे तो वो आपको प्यार करेगा। बच्चे के आप थप्पड़ मारोगे, बच्चा आपको थप्पड़ मार देगा, चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है नैतिकता क्या है भाई। वो हालांकि दूसरों से सीखता है नैतिकता, लेकिन वो ये थोड़ी सीखता है कि थप्पड़ मारना गलत बात है। वो सीख जाएगा, फिर भी जैसे को तैसा रखेगा। वो अपने मन से, साइकोलॉजी के हिसाब से इस प्रकार चलता है। बच्चे जैसे को तैसा करेंगे, वो इसी बात को नैतिकता समझता है। कहने का मतलब ये है, हालांकि देख देख के सीखता है, लेकिन सीख जाता बाद में है, पहले सीखता है, निर्धारित तो करता है दूसरे के मानकों को। इसीलिए तो बच्चे को, छोटे बच्चों को सिखाते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। इसीलिए ठीक है, क्योंकि उसको तो जैसा दिखता है वैसा वो कर देता है तुरंत। मानते हैं ना आपकी बच्चा अनुकरणशील होता है। ठीक है, अब आपका होता है ये, आपको अगर दूसरे वाले स्टेज का कोई पूछे उदाहरण, तो यही दे दीजिए कि बच्चे को आप थप्पड़ मारोगे, वो आपको थप्पड़ मार देगा। कब से कब तक के बच्चे को? 4 से 10 साल तक के बच्चे को, क्योंकि उसको पता रहता है किसी ने मेरे दिया है। हालांकि उसको पता है कि ये गलत है, लेकिन वो टीट फॉर टैट को नैतिकता मान चुका है। ठीक है, अब देखिए अगला स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। आपका लेवल 2 चल गया, कन्वेंशनल स्टेज। वो प्री कन्वेंशनल था, ये कन्वेंशनल है। अब कन्वेंशनल में क्या आता है? देखिए, दूसरे के मानकों को ग्रहण करता है। वहां पे बच्चा सिर्फ मानता है, मानता है कि दूसरे के मानक हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रहण कर चुका है और दूसरे के लोगों को ही सही समझता है। अपने आप की बुद्धि अभी भी नहीं लगाई इसने। ठीक है, समाज को सही समझता है, जो देखता है सही है। तो क्या करता है? मैंने आपको बताया पिछली बार भी, समाज, माँ बाप, विद्यालय, परिवार आदि देखने की जगह जहां भी वो देखता है वो सही समझता है। ठीक है, इस स्तर में और उस स्तर में इतना अंतर है। पिछले वाले स्तर में सिर्फ बच्चा जो देखता है उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है, यहाँ पे ग्रहण कर चुका है और उसको सही समझ चुका है। वहां पे तो वो कंडीशन में, कहने का मतलब तर्कना ही नहीं है। वहां पे उसका तर्क अपने आप चल रहा है, और यहाँ पे इसने तर्क लगभग लगभग बना लिया। जो देख रहा है वो अपना तर्क नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बना लिया तर्क। ठीक है, अब इसके आप एक बार ये मान लीजिए कि इसके स्टेज देखिए आप। स्टेज 1 है गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज। इसको गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज कहा जाता है, वैसे इसका नाम कुछ और है। देखिए मित्रों, इसको यही नाम दिया गया है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था, इसकी उम्र जरूर ध्यान रखिएगा, उम्र से जरूर प्रश्न आते हैं, कहीं से नहीं आएंगे तो उम्र से जरूर आएंगे। पहला स्तर है 4 से 10 वर्ष, दूसरा स्तर है 10 से 13 वर्ष। तो क्या करता है बच्चा? वहां पे सीख चुका है कि समाज जो कर रहा है वो सही है, परिवार जो कर रहा है वो सही है। पहले वाले में सिर्फ वो देखता है और उनको सही मान जरूर लेता है, लेकिन अपनी तर्क नहीं करता है। यहाँ पे अपनी तर्क को उसी में मिला देता है। और ठीक है, अब क्या करता है? वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की इच्छा और रुचि रखता है, क्योंकि उसको पता है समाज में अच्छा क्या है। धीरे धीरे सीख गया है, पता चल गया ना कि समाज में बुरा कौन है। और वो क्या करता है? लालच में आ जाता है, थोड़ा पुरस्कार की और सम्मान की लालच में। सम्मान लोलुप होते हैं सब, आप जानते हैं। तो सम्मान की लालच में आ जाता है, सम्मान लोलुप हो जाता है बच्चा। ठीक है, और क्या आता है? दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन किया जाता है इसमें। ये एक परिभा, ये मान लीजिए आप किताबी भाषा समझ लीजिए। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन किया जाता है इस स्टेज में। बच्चा क्या करता है? दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसको अच्छा समझे, और वो अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि उसको पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, उसकी इज्जत हो। ठीक है,
13 वर्ष तक के बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, काम स्कूल में टाइम पे करके ले जाएँगे आपको, कोई बुरी हरकत नहीं करेंगे। अब आप लोग ये स्कूली लाइफ़ में लोग सोचते हैं कि ये एक-दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा है। हाँ, सही बात है दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में अंदर से भी सुधार करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब इसमें क्या है, एक तो ये आ गया और दूसरी तरफ क्या है कि कानूनी व्यवस्था को जो है वो सर्वोपरि मानता है बच्चा दूसरे स्टेज का। अ, ठीक है? यानी कि जो आपका सेकंड लेवल है उसका सेकंड स्टेज ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेंशन। अगर आपको ये पूछ लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेंशन ये कौन-सा स्टेज है? तो आप कहेंगे लेवल 2 जो है उसका 2 नंबर का स्टेज है और लेवल 2 का नाम है रूढ़िगत नैतिकता स्तर, इसको कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। कन्वेंशन लेवल, ठीक है? तो क्या है कि जो नियम समाज से सीख गया, मैंने आपको बताया कि बच्चा नियम तो सीख गया कि ये गलत है, ये सही है। दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना गलत है, तो गलत है सीख गया वो, ठीक है? पापा को पापा जी बोलना सही है, लेकिन पापा को बाप बोलना गलत है, तो वो सीख गया। सीधा उदाहरण है, इससे ज़्यादा सीधा आपको कोई समझा नहीं सकता, ये मान लीजिए आप। जो नियम समाज से सीखे हैं उन्हें बनाए रखने की कोशिश करता है। नैतिकता समाज के नियम ही रहते हैं। यानी कि नैतिकता क्या निर्धारित होती है, नैतिकता कि समाज के जो नियम है वही नैतिकता है। नैतिकता का आधार समाज के नियम है, ठीक है? नैतिकता का आधार क्या है? समाज के जो नियम है वो है। कानून पालन पर ध्यान देता है, कानून जो बन गया वो बन गया, समाज में क्या गलत है क्या सही है। ऐसा होता है कि जातिगत अंतर्गत ही शादी विवाह होंगे तो वो सही है। अगर किसी व्यक्ति ने अंतरजातीय शादी कर ली तो वो बच्चा 13 साल तक यही कहेगा कि ये गलत है, बाद में उसको पता चलेगा कि सही क्या है, ठीक है? अब थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। अगर किसी ने अंतरजातीय शादी कर ली तो वो यही कहेगा गलत है, क्योंकि ऐसा नियम उसने पढ़ लिया कहीं पे। और अगर कहीं पे ये पढ़ लेगा बच्चा कि जैसा वो चाहे वैसे शादी कर सकता है तो वो उसको भी सही मानने लग जाएगा, ठीक है? भाई रेड लाइट पे रुकना सही बात है। ये रेड लाइट वाली जो चीज़ है मित्रों, ये रेड लाइट वाला सबसे अच्छा उदाहरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेड लाइट पे रुकना उसने समझ लिया कि नियम है, ठीक है? स्कूल में प्रार्थना बोलना ये भी नियम है, स्कूल में समय पे जाना ये भी नियम है। तो ये सब नियम जो है वो कानून समझ लेता है उनको, और कानूनों को वो बनाए रखने की कोशिश करता है 13 साल तक का बच्चा। अभी जो उसने समाज के नियम सीखे हैं उनको वो सीखता ही है, उनको तोड़ना नहीं सीखा है अभी तक, उनको पालन करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके लिए अच्छे हैं, ठीक है? समाज के नियम उसके लिए बेस्टम बेस्ट है। अब आपका आ जाता है लेवल नंबर 3, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है? पोस्ट कन्वेंशनल। अब पोस्ट कन्वेंशनल में क्या आएगा आपका, देखिए खुद के हिसाब से निर्णय लेता है बच्चा। अब देखिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। पहले व्यक्ति ने समाज देखा, उसके बाद में समाज को अच्छा समझा, अब उसने समाज की क्या है सब कहते हैं ना कि था ले ली, देख लिया कि समाज कितना सही है। धीरे धीरे अनुभव तो आ ही जाता है। 13 साल से ऊपर का 16 17 18 साल तक का जब हो जाता है तो समाज का अनुभव आ जाता है, तो वो खुद के हिसाब से निर्णय लेना शुरू कर देता है कि ये गलत है गलत। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी आदमी ने किसी के साथ में भला किया और उसको बदले में डांट मिल गई, अब वो समझ लेगा कि ये तो भलाई का ज़माना नहीं है, तो ये चीज़ भलाई नहीं है, इस ये चीज़ हरी दूसरी चीज़ भलाई है। तो जो हिंज वाली जो व्यवस्था है, हिंज वाली जो परिस्थिति है, उसका निराकरण बच्चा कब पर कर पाएगा, जब तीसरी स्तर में पहुंच जाएगा उत्तर रूढ़िगत में, ठीक है? तो वो बच्चा उस समय पे ये निर्धारण कर सकता है। तो पोस्ट कन्वेंशनल में क्या कर पाएगा बच्चा कि वो निर्धारण कर देगा, यानी कि ये फाइनल है मान लीजिए आप, तो वो सही गलत का निर्णय ले लेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि जो है समाज के नियम नियम की जगह है, लेकिन उसका भी कोई क्राइटेरिया है, उसका भी कुछ है कि नियमों को तोड़ा जा सकता है, किसके लिए कुछ अच्छा हो तो तोड़ा जा सकता है, ठीक है? जैसे कि कोई अपराधी भाग रहा है और समाज में कोई कानून ऐसा बन रहा है कि यहाँ गोली नहीं चलेगी, तो वो अगर कोई उसको गोली मार देता है तो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, मरना था तो मर गया, ठीक है?
सामने दुर्घटना हो रही है और आप रेड लाइट पे खड़े हैं। अगर आप 13 साल से पहले के हैं तो आपको पता नहीं है रेड लाइट है तो है, खड़े हैं। 13 साल के बाद के हैं तो आप भाग के व्यक्ति को बचाएंगे। अगर आप में ये 13 साल से पहले है तो आप तीसरे स्तर के है व्यक्ति। किसके हिसाब से? बुद्धि के हिसाब से, विकास के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि विकास के हिसाब से बच्चा होता है ना उम्र, वैसे ही नैतिकता की उम्र होती है। खुद के हिसाब से निर्णय लेता है, समाज के नियमों को मानता है, लेकिन स्वयं का विवेक भी लगाता है। गलत क्या है, सही क्या है, उसको पूरा पता चल जाता है। नियम समाज ने बनाए हैं, समाज को नियमों ने नहीं। इस बात का ध्यान रखिए कि समाज ने नियम बनाए हैं, समाज उनको तोड़ सकता है, बुराई कर सकता है, लेकिन किसी अच्छाई के लिए। समझ रहे हैं आप? ऐसा सुना होगा ना आपने कि 100 अपराधी भले ही छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं हो। ये कानून का नाम होता है। तो वो क्या है, वही बात है कि अपराधी को छोड़े लेकिन गैर अपराधी को, यानी कि अगर कोई शरीफ व्यक्ति है उसको सजा होना बहुत बड़ा अपराध है। ये किसने निर्धारित किया? जब व्यक्ति पहुंचा इस स्टेज में, उत्तर उड़ीगत में, तब। भलाई के लिए कोई नियम तोड़ना सही है, कहने का मतलब अच्छी चीज के लिए। दुर्घटना पर रिंग रेड लाइट तोड़ना इसका सबसे बड़ा नियम है। गोली वाली नियम उदाहरण दे दिया मैंने आपको। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश आप करेंगे तो सही रहेगा। इन चीज़ों को अंग्रेजी में आप समझे। देखिए, अब इसके दो स्टेज हैं आपके, क्या क्या है? सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, नियम समाज के लिए है, किसी का नुकसान हो तो वो तोड़ा जा सकता है। वही बात मैंने आपको समझाई कि नियम समाज के लिए, समाज नियम के लिए नहीं है। ठीक है, अगर समाज नियम के लिए हो गया तो हिटलरवाद हो जाएगा सीधा, कि नियम नहीं टूटना चाहिए चाहे व्यक्ति मर जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना कि प्राण जाए तो जाए पर वचन नहीं टूटे। अब प्राण तो प्राण की जगह है, वचन वचन की जगह है। दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं व्यक्ति, ऐसे समय पे खुद का विवेक लगाते हैं ना, तब उनको सही का सही, गलत को गलत पता चल जाता है। सॉरी, ये दूसरे को खेल जाना ये अलग में आता है। इसको आप 2 मिनट के लिए यहाँ से होल्ड कर दीजिए। बस इस लेवल में यही समझ लीजिए कि नियम समाज के लिए, समाज नियम के लिए नहीं है। बुराई करी जा सकती है, गलत काम किया जा सकता है, लेकिन किसी अच्छे काम की उम्मीद में। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए आपका। और उद्देश्य कब पता चलता है? जब आप तीसरे लेवल में आ जाते हैं। तो उद्देश्य सही है या गलत है, वही इसमें निर्भर करता है। ठीक है, उद्देश्य आप साफ रखें। अब देखिए, अंतिम है इसका स्टेज, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, यूनिवर्सल एथिटिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथेटिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, स्पेलिंग आप और चेक कर लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी तरफ से स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या फिर कुछ और समस्या है तो आप अपनी तरफ से तुरंत चेक कर लें। तो देखिए, इसमें क्या होता है लास्ट में कि नियम समाज के लिए हैं, वो ठीक है। अब समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, या फिर समाज में भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो करना कब करेंगे व्यक्ति? जब आप ये दूसरी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, अंतिम वाली पे। तो भगत सिंह का उदाहरण बहुत अच्छा है यहाँ पे। दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाता है व्यक्ति। और अगर एक बुरा काम करने से 100 अच्छे काम हो रहे हैं तो वो बुरा काम व्यक्ति कर जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता, यही डकैत वगैरह बनना, सब कुछ अपने आप में संपूर्ण विकास होता है जो इसी अवस्था में होता है व्यक्ति का। ये मान लीजिए आपकी नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाता है इस अवस्था में आकर के। खुद के विवेक को मानता है, ठीक है, सब कुछ खुद के विवेक से मानता है। खुद के विवेक से ही तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, और भगत सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। और भी बहुत सारे उदाहरण है, सब लेखक, कवि, राइटर सब इसमें आ जाते हैं आपके। अब देखिए, अपने विचारों को मानक बनाता है। ठीक है, अपने विचारों को मानक बनाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ रखा। कुछ लोग
ऐसे करते हैं कि आदर्श रखते हैं, कुछ लोग यथार्थ में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, आदर्श और यथार्थ दोनों को माना, अपना एक अलग मानक बनाया, दूसरों के लिए जान पर खेल जाते हैं, जो सही लगता है वही करते हैं, सभी परोपकार इसमें आते हैं। यानी कि जो सब तरह से अच्छा होता है वही इसमें सही लगता है, और वही सही होता है, सब तरह से जो अच्छा होता है उसी को सही माना जाता है, उसी को सही साबित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो अपने आप को साबित करेगा कि मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट में जो फैसले आते हैं वो फैसले आप समझ लीजिए इसी स्टेज पे आते हैं। आदमी, व्यक्ति, आतंकवादी, अपराधी जो भी बनता है वो इसी स्टेज में बनता है, क्योंकि वो लगता है उसको कि मैं सही कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है लगातार, तो वो ये मानेगा कि मैं अपने परिवार को सही करने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए चोरी कर रहा हूँ। जैसे हिंद ने किया, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए जेल में गया, चोरी करी, गलत बात थी, नियम कानून तोड़े और सामने वाले का दिल भी तोड़ा, सामने वाले की। तो वही बात आ गई, जैसा हिंद ने किया है वो एक, आप समझ लीजिए एक आतंकवादी या इस पर डकैत मान लीजिए, जिसके साथ में कोई अत्याचार हुआ है छोटा मोटा। फूलन देवी का उदाहरण आप सबसे बेस्ट उदाहरण इसने समझ लीजिए। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार गूगल पे सर्च करिए फूलन देवी कौन थी। तो फूलन देवी का उदाहरण आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसा हिंज ने किया है वैसा ही फूलन देवी ने किया था। और हिंज की कहानी अगर आपने नहीं देखी, नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो आप एक बार हमारी चैनल पर जाइए, वीडियो में देखिए हिंज की कहानी में क्या है। और इस सिद्धांत में अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे कंसल्ट करिए। नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे लॉरेंस कोलबर्ग। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत इसका नाम है। नैतिकता का सिद्धांत इसको कहा जाता है, और नैतिकता सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसमें मुख्य चीज़ है जो नैतिकता है, एक बार मतलब रिविजन कर लेते हैं हम। तो इसको क्या कहते हैं, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अंग्रेजी में ध्यान रखिए। और मॉरलिटी हम पढ़ रहे हैं, नैतिकता को क्या कहते हैं, मॉरलिटी। ठीक है, मॉरलिटी को आप बिल्कुल सही तरीके से समझ लीजिए। अब मॉरलिटी के बाद में आप जानेंगे कि मॉरलिटी क्या थी। दो चीज़ें बताई, एक ऐसा गुण है जो गलत को गलत और सही को सही सिखाता है, यानी गलत और सही को सही सिखाता है। कुल मिला के गलत भी छोड़ देंगे तो सही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परीक्षा में ये आ जाता है कि गलत और सही दोनों दोनों करिए और गलत गलत आ जाता है तो आप भले ही नहीं करें, लेकिन सही ज़रूर आ जाता, अकेला आ जाता है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नैतिकता कहाँ से आती है, समाज से आती है, परिस्थिति से आती है, जैसे जैसे अनुभव करता है। और सिद्धांत के हिसाब से क्या है, नैतिकता को ध्यान में रखकर सिद्धांत दिया है। बच्चे में धीरे धीरे नैतिकता आती है, जन्मजात नहीं होती है नैतिकता। तो हिंज की कहानी दी, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। मॉरल डिलेमा, मॉरल डिलेमा याद रखिए आप, मॉरल डिलेमा क्या होता है, जब व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है तो मॉरल डिलेमा के अंदर आ जाता है। ठीक है, मॉरल डिलेमा आप एक बार और देख लीजिएगा, गलत सही का निर्णय अगर व्यक्ति नहीं ले पाएगा तो मॉरल डिलेमा में आ जाएगा। तर्कना, जब गलत सही का निर्णय ले लेता है व्यक्ति, गलत सही को गलत, गलत को सही को सही, गलत को गलत और सही को सही ठहरा देता है, तब वो तर्क देता है और उस तर्क को कहते हैं मॉरल रीजनिंग, मॉरल तर्कना, नैतिक तर्कना। ठीक है, नैतिकता के स्तर कितने हैं, अब आप इसको अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में कतई मत समझिए। लेवल आपके हैं 3, स्टेजेज है 6। ठीक है, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, स्टेज की जगह आप इसको लेवल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज को यहाँ से हटा दीजिए, कतई स्टेज को आप हटा सकते हैं, लेवल समझ लीजिए। प्री कन्वेंशन लेवल, हर को दो दो में बांटा गया है सबको। इसमें नैतिकता शून्य होती है। महत्वपूर्ण बात है, नैतिकता शून्य कब होती है, जब व्यक्ति 4 साल तक से 10 साल तक का होता है, पहले स्तर में होता है। अवस्थाएं इसकी है, स्टेजेज 2 है, अवस्था आज्ञा पालन, दंड उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, यानी कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। अब दूसरा स्तर है, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल
लेवल, नैतिकता, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, वहाँ पे पूर्व नैतिकता था, यहाँ पे नैतिकता का रूढ़िगत है। प्राक यानी पहले, रूढ़िगत से पहले क्या होता है, और यहाँ पे है रूढ़िगत आ गई, अब इसके बाद में रूढ़िगत चली गई, रूढ़िगत के बाद में क्या करेगा, ठीक है। रूढ़ी मतलब एक चीज होती है, रूढ़ी समझ लेंगे आप तो बहुत समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको रूढ़ी की परिभाषा भी बताएंगे, और हो सकता है रूढ़ी बताई हो आपको मैंने, आप एक बार अगर व्यक्तिगत या सॉरी व्यक्तित्व की एक सीरीज प्रस्तुत करने वाले थे, उससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें रूढ़ी की बात करी थी, तो रूढ़ी को आप चेक कर लीजिएगा। और रुचि अभिरुचि वाली में भी हो सकता है रूढ़ी मैंने आपको बताई हो। तो रूढ़ी क्या होती है, ऐसी परंपरा होती है जो कि पिछली समय से चली आ रही है, गलत सही का कोई अंदाजा नहीं होता है। तो उसमें ऐसा होता है रूढ़ी से पहले, अब इसमें रूढ़ी है क्या है, जो चली आ रही है वो सही है, ठीक है। आगे रूढ़ी कन्वेंशनल स्टेज, और इसमें दो तरह के स्टेज है, गुड गर्ल गुड बॉय यानी अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता 10 से 13 साल, उसमें 10 तक की थी, 4 से 10, इसमें 10 से 13 है। छवि सुधारने की कोशिश करता है, पुरस्कार की लालच देता है, व्यक्ति मान सम्मान में रहता है, दूसरों के साथ भला करने का सोचता है। अब इसमें क्या है, लॉ एंड ऑबिडेंस, दूसरे में लॉ एंड ऑर्डर ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी आज्ञा पालन होता है इसमें। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, नियम जो समाज ने बनाए हैं वो सही नियम है, नैतिकता समाज के नियम ही रहते हैं। अब लास्ट आता है लेवल नंबर आपका थर्ड, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 से ऊपर की जो सारी उम्र तक है, परिपक्वता, सारी परिपक्वता जब आ जाती है, खुद के हिसाब से निर्णय लेता है, समाज के नियमों को मानता है लेकिन स्वयं के विवेक को ज़रूर प्रयोग करता है, भलाई के लिए नियम तोड़ने का विश्वास रखता है, रेड लाइट तोड़ सकता है, समाज का अनुबंधन उन्मुखता, और सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता, ये दो चीज़ें इसमें स्टेजेज हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, और दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, विचारों को मानक मानता है, खुद के विचारों को, दूसरों के नहीं, लास्ट में, ठीक है। पहले तो उसने विचार ही नहीं किया, अगर विचार किया तो समाज का किया, और फिर बाद में अपना विचार किया, ये तीनों चीज़ें आप समझ लीजिए। अब एक प्रकरण पे आपसे बात की जाती है, इस पर रूढ़ी की, रूढ़ी क्या होती है ये आप समझ लें तो आपको ये पूरा प्रकरण समझ में आ जाएगा। रूढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो समाज में पहले से बनी हुई है, यूँ समझ लीजिए कि दहेज प्रथा रूढ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रमाणित देख सकते हैं दहेज प्रथा रूढ़ी है। तो दहेज प्रथा, छोटे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा दहेज प्रथा क्या है, तो वो जैसे देखेंगे वैसा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद में समाज में उनको ये नियम बना दिया कि रूढ़ी दे दहेज प्रथा गलत है, या फिर उनको किसी ने बता दिया कि दहेज लेकर शादी करेंगे तो सही है, तो वो ये समझ लेंगे सही है। लेकिन अब जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तब समझेंगे कि दहेज प्रथा गलत है। तो तीनों चीज़ें हो गई, पहले रूढ़ी का पता ही नहीं था, फिर वो रूढ़ी आई, रूढ़ी को समझा कि मैटर क्या है, फिर वो रूढ़ी के बाद में व्यक्ति ने क्या किया, रूढ़ी को समझने के बाद में अपना विवेक लगाया, तो रूढ़ी चली गई है, मान लीजिए आप, रूढ़ी जाएगी तभी जाके आपका तीसरा स्तर आएगा, ठीक है। अब रूढ़ी, अगर आपने बीएड किया है या फिर आपने कोई भी ये परीक्षा दी है इस प्रकार की जो समाज शास्त्र की है, तो आप रूढ़ी को समझ जाएंगे, और आपने बीएसटीसी बीएड बीटीसी वगैरह किया है तो भी आप रूढ़ी को समझ जाएंगे। रूढ़ी को समझने के बाद में आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा, आपको बहुत जगह पढ़ाया होगा लेकिन आपको इस प्रकार से कनेक्ट करके नहीं बताया होगा। मैंने हर उदाहरण आपको इस प्रकार से कनेक्ट किया है ताकि आप अपने आप में ये कनेक्ट कर सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस प्रकार की चीज़ें पढ़ रहे हैं। समाज से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीपली घुसेंगे तो आप जो चीज़ें सीख चुके हैं वो भूल जाएंगे। इसीलिए आपसे अनुमोदन है कि एक बार इस वीडियो को देखें, 2 बार देख लें, और फिर इस वीडियो को जो बताई बातें हैं उनको एक बार अपने आप से लिख करके और छोटे-छोटे नोट्स में परिवर्तन करके उनको सीख लें, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत मेरी तरफ से आज क्लियर है, इसमें कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको समस्या को बताया जाएगा।
यहाँ पे थोड़ी हैंडराइटिंग ख़राब है, अगर कोई अशुद्धि भी हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अंग्रेजी पे ध्यान देने की बात कही है, स्पेलिंग्स आप देख लीजिएगा, हिंदी में जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं अपनी तरफ से स्पेलिंग बना करके। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।